आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण भ्रमर गीत परंपरा को। भ्रमर गीत परंपरा, इससे आधारित अक्सर एकाध प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण है साथियों। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या के महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों, करें भ्रमर गीत परंपरा जो है भारतीय काव्य परंपरा की बड़ी ही अनूठी और अलग काव्य परंपरा है। इस परंपरा का सूत्रपात तो सूरदास जी से प्रारंभ होता है। भ्रमर गीत परंपरा का जो प्रारंभ होता है यह हिंदी काव्य में सूरदास से प्रारंभ होता है और सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में जो भ्रमर गीत है उसके आधार पर हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ किया। वैसे तो 10वें स्कंद में जो है लगभग 10 श्लोकों में ही भ्रमर गीत परंपरा देखने को मिलती है, लेकिन सूरदास जी ने अपने सूर सागर में इसे बड़ा ही विस्तृत रूप दिया है। और साथियों, आइए हम लोग देखते हैं भ्रमर गीत परंपरा के लिए आप यूं कह सकते हैं कि ऐसे गीत जो भ्रमर को संबोधित करके लिखे गए गीत हैं वे भ्रमर गीत हैं। अगर भ्रमर शब्द का अर्थ देखा जाए तो भ्रमर एक ऐसा भारतीय साहित्य में प्रतीक माना गया है जो रस लोलुप नायक के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसकी प्रवृत्ति जो है वह व्यभिचारी प्रवृत्ति होती है और वह फूल का रसपान करके जो है किसी एक फूल पर ठहरता नहीं है, बल्कि अलग अलग फूलों पर भटकता रहता है। लेकिन हिंदी साहित्य में अगर हिंदी काव्य में भ्रमर गीत की बात की जाए तो वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत परंपरा का सूत्रपात देखने को मिलता है और इसी के आधार पर सूरदास जी ने अपने सूर सागर ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ किया है। साथियों, सूरदास ने जिस परंपरा का विकास प्रारंभ किया था, कालांतर में चल करके यह काफी पुष्पित और पल्लवित हुई तथा इसका विकास भी खूब हुआ। तो आइए देखते हैं भ्रमर गीत परंपरा के कुछ प्रमुख ग्रंथों को। तो भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख ग्रंथों में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले भ्रमर गीत पर। भ्रमर गीत इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी द्वारा लिखी गई यह रचना है और इसका जो आधार ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। और आचार्य शुक्ल जी ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी भ्रमर गीत से जो है कुछ गीतों का संकलन करके भ्रमर गीत सार से प्रकाशित कराया। और इस काव्य की विशेषता है कि सूरदास की जो गोपियां हैं वह भावुक रहती हैं, वह तर्क पर बल न दे करके बल्कि भावना पर बल देती हैं। और इसके बाद इसी क्रम में हम लोग देखते हैं एक रचना और भ्रमर गीत परंपरा की, और यह रचना है कृष्ण गीत भंवर गीत। भंवर गीत के रचनाकार नंददास हैं। भ्रमर गीत के रचनाकार नंददास हैं, और नंददास की जो गोपियां हैं वह सूर की गोपियों से के भावना के स्थान पर तर्कशील रहती हैं, वह तर्कशील हैं, और इसमें दर्शन का पुट है और तर्कशील हैं वे। और भंवर गीत में जो नंददास की गोपियां हैं इनका बौद्धिक स्तर भी उनकी अपेक्षा अधिक है सूर की गोपियों के। बौद्धिक स्तर इनका उच्च है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भ्रमर गीत के बाद उद्धव शतक की। उद्धव शतक कृति जो है इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इसके लेखक जो हैं वह रत्नाकर हैं, और रत्नाकर का यह आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत माना जाता है। रत्नाकर द्वारा लिखा गया यह भ्रमर गीत, यद्यपि इसमें जो है जो इनमें भाषा की जो क्लिष्टता है और भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतकालीन कलेवर का जो समन्वय देखने को मिलता है वह काफी महत्वपूर्ण है, और यह आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण कृति है भ्रमर गीत में, क्योंकि इसमें सूर के हृदय की व्यवस्था और नंददास के तर्कप्रियता दोनों को एक साथ इन्होंने संकलित करने का प्रयास किया है। यानी कि भंवर गीत और भ्रमर गीत दोनों को एक साथ मिला करके इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इसके अलावा जो है उद्धव शतक नाम से ही रचना रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी की है। उद्धव शतक नाम से ही रचना रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी की है। और इनके द्वारा जो लिखा गया उद्धव शतक है वह उद्धव ब्रजांगवा उद्धव ब्रजांगवा नाम से उद्धव ब्रजांगवा नाम से मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे और अगली रचना लेते हैं। उद्धव के अलावा भ्रमर गीत नाम से एक रचना बरकतुल्लाह प्रेमी ने भी की है। भ्रमर गीत नाम से बरकतुल्लाह
प्रेमी ने भी की है। और इसके बाद भ्रमर गीत परंपरा में ही एक ग्रंथ देखने को मिलेगा आपको, भ्रमरदूत। भ्रमरदूत इस कृति के रचनाकार सत्यनारायण कवि रत्न हैं। सत्यनारायण कवि रत्न हैं। इसमें दार्शनिकता का पुट है और माता यशोदा को यहाँ इसमें भारत माता के रूप में, माता यशोदा को भारत माता के रूप में दिखाया गया है। और इसमें स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता के साथ साथ स्त्री शिक्षा का उल्लेख है। वत्सल के वियोग का यह काव्य है। आइए इसी क्रम में हम लोग रखना चाहें तो देख सकते हैं प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास प्रिय प्रवास प्रिय प्रवास कृति जो है यह हरिऔध द्वारा लिखी गई रचना है। हरिऔध द्वारा लिखी गई रचना है। और इस रचना में, हरिऔध द्वारा लिखी गई रचना है, इस रचना में राधा को लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित किया गया है और विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण, परोपकारिता आदि की भावना इसमें अग्रसर होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली कृति। अगली कृति हम तुलसीदास की कृष्ण गीतावली को देख सकते हैं। कृष्ण गीतावली में वैसे तो यह भ्रमर प्रसंग से संबंधित है, लेकिन भ्रमर गीत परंपरा इसमें नहीं प्रयुक्त होती है। लेकिन कई बार उद्धव के लिए उन्होंने मधुकर और मधुप शब्दों का प्रयोग किया है। साथियों, जिसमें अगर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो भ्रमर गीत के लिए 3 ग्रंथ ही ज्यादा पॉपुलर हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो सूरदास का भ्रमर गीत, दूसरा ग्रंथ है नंददास का भंवर गीत, और तीसरा ग्रंथ जो है, यह ग्रंथ उद्धव शतक है, रत्नाकर का उद्धव शतक रत्नाकर का। यह 3 ग्रंथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं भ्रमर गीत परंपरा के। लेकिन इनके अलावा जो भ्रमरदूत और इसके बाद मैथिली शरणगुप्त का द्वापर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास है, यह सब भी भ्रमर गीत परंपरा के ही अंतर्गत रखे जा सकते हैं ग्रंथ। और इन तीनों ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जहां सूरदास की गोपियां भावुक रहती हैं, वहीं नंददास की गोपियां तर्कशील रहती हैं, और रत्नाकर की गोपियों में तर्कशीलता, भावुकता और दार्शनिकता तीनों एक साथ देखने को मिलती है। तो साथियों, यह तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इसके अलावा जो है आप और भ्रमर गीत में रखना चाहें तो श्याम संदेशो जो कि लिखा गया है अमृतलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसके अलावा आपका
लिखा गया ग्रंथ है द्वापर। यह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। में अध्ययन नई कहानी के त्रयी। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर यहाँ से प्रश्न भी उठते हैं, तो हमने सोचा आज की पाठचर्या में इसको शामिल कर लिया जाए। तो नई कहानी के प्रमुख त्रयी में 3 लेखक आपको मिलेंगे। पहले हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। दूसरे लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर। और तीसरे लेखक हैं मोहन राकेश। इन 3 कवियों को नई कहानी के प्रमुख त्रयी के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो राजेंद्र यादव, पहले नंबर पर हम लोग लेते हैं राजेंद्र यादव को। राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी का जन्म 28 अगस्त 1929 को हुआ था। 28 अगस्त 1929 ईस्वी को हुआ था। और इनका देहावसान या निधन आप कह सकते हैं, इनका निधन 28 अक्टूबर 2013 को हो गया। 28 अक्टूबर 2013 ईस्वी को हो गया। साथियों, इन्होंने उपन्यास, कविता संग्रह, समीक्षा निबंध और आत्मकथा के साथ साथ कहानियां भी लिखी हैं और उसके साथ साथ इन्होंने अनुवाद भी किया और विदेशी कहानियां भी इन्होंने लिखी। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कुछ समीक्षात्मक निबंध भी लिखे, कविता संग्रह भी इनका है। इनका प्रमुख कविता संग्रह है आवाज तेरी है। आवाज तेरी है। यह कविता संग्रह इनका 1960 ईस्वी का प्रकाशित कविता संग्रह है। और इनका आत्मकथ्य मुड़ मुड़ कर देखता हूं। इसके बाद इन्होंने संपादन भी किया था कथा दशक, दुनिया समानांतर, मेरे साक्षात्कार, काली सुर्खियां, अब वे वहां नहीं रहते और हंस जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था। इन्होंने प्रमुख इनके अगर उपन्यासों की बात की जाए तो इनका वसंत प्लावन, प्रथम प्रेम, अजनबी जैसे उपन्यास हैं इनके। और इन्होंने चेखव के 3 नाटकों का अनुवाद भी किया। अनुवाद की अगर बात की जाए, इन्होंने शीगल, 3 बहनें, चेरी का बगीचा। शीगल, 3 बहनें और चेरी का बगीचा, इन नाटकों का अनुवाद भी किया।
और बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे। और लेते हैं अगले रचनाकार को, कमलेश्वर। कमलेश्वर, इनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को और मृत्यु 27 जनवरी 2007 को हुई थी। मृत्यु 27 जनवरी 2007 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में नई कहानी की भूमिका आलोचनात्मक कृति है। इनकी नई कहानी की भूमिका नई कहानी की भूमिका जो 1996 ईस्वी की चर्चित आलोचनात्मक कृति है। और समानांतर कहानी, पहली कहानी का इन्होंने संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने घटना चक्र, सिलसिला थमता नहीं, तुम्हारा कबलेश्वर जैसी रचनाएं दी। इन्होंने संस्मरण भी लिखे, जो मैंने जिया, यादों के चिराग, यादों के चिराग, जलती हुई नदी, जलती हुई नदी, यादों के चिराग, यादों के चिराग जैसी रचनाएं इन्होंने, ये संस्मरण है इनके, यह संस्मरण है इनके। इसके अलावा अगले रचनाकार त्रयी में मोहन राकेश को रखते हैं हम लोग। मोहन राकेश, मोहन राकेश एक ऐसे रचनाकार हैं जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, अगर इनके जन्म की बात की जाए, 8 जनवरी 1925 ईस्वी, और नई कहानी के ये प्रमुख हस्ताक्षर हैं। और निधन इनका 3 दिसंबर 1972 को, निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाट्य साहित्य, एकांकी, लेख, निबंध, जीवनी, डायरी, यात्रा वृतांत, अनुवाद, बहुत कुछ लिखा। और इनका बड़ा ही चर्चित एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। इस कृति के लिए इन्हें नाटक संगीत अकादमी द्वारा, नाटक संगीत अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया, प्रथम पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके अलावा इन्होंने शारिका का संपादन भी, शारिका का संपादन भी 1962-63 ईस्वी में किया था। 1962-63 ईस्वी में शारिका का संपादन भी किया था। और इनके द्वारा कुछ चर्चित कहानियों की बात अगर की जाए
तो इंसान के खंडहर, नए बादल 1950 ईस्वी की यह कहानी है। नए बादल 1957 ईस्वी की यह कहानी है। फौलाद का आकाश, फौलाद का आकाश, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी की कहानी है। इसके बाद चेहरे 1972 ईस्वी की कहानी है। 1972 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और वारिश कहानी भी इनके द्वारा लिखी गई बड़ी चर्चित कहानी है और इसका रचना काल 1972 ईस्वी ही ठहरता है। इसके बाद उपन्यासों की बात की जाए तो इनके चर्चित उपन्यासों में अंतराल उपन्यास में इनका अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और न आने वाला कल, न आने वाला कल चर्चित उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने परिवेश, रंगमंच और शब्द जैसे निबंधों को भी लिखा है। निबंधों की अगर बात कर ली जाए तो परिवेश, और रंगमंच और शब्द, रंगमंच और शब्द और इसके अलावा इन्होंने आखिरी चट्टान तक यात्रा साहित्य भी लिखा। यात्रा साहित्य, आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, पतझड़ का रंगमंच, पतझड़ का रंगमंच जैसे यात्रा साहित्य भी लिखे हैं। और इन्होंने मृच कटकम, शकुंतला, हिरोशिमा के फूल, एक औरत का चेहरा जैसे अनुवादित रचनाएं भी लिखी हैं। तो साथियों, यह तो आज की पाठचर्या हमारी छोटी सी पाठचर्या थी और आधारित थी नई कहानी के प्रमुख त्रयी में। तो नई कहानी के प्रमुख त्रयी में आपने जाना राजेंद्र यादव जी को, कमलेश्वर को और मोहन राकेश को, जिसमें राजेंद्र यादव जी का जन्म 28 अगस्त 1929 ईस्वी को हुआ और निधन इनका 28 अक्टूबर 2013 को हो गया था। और कमलेश्वर का 6 जनवरी 1932 को जन्म हुआ और 27 जनवरी 2007 को ये निकल गए। और इसके अलावा जो है मोहन राकेश को हम लोगों ने पढ़ा था और मोहन राकेश एक ऐसे रचनाकार हैं जो नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने 8 जनवरी 1925 ईस्वी को जन्म लिया और इनका निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हो गया। इन्होंने आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस जैसे नाटकों की रचना की, तो जिसमें आषाढ़ के एक दिन के लिए इनको नाटक संगीत अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा इन्होंने सारिका जैसी पत्रिका का संपादन किया। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखे। बिना हाड़ मास के आदमी जैसी रचनाएं इन्होंने की। और इनके एकांकी संग्रह भी हैं जिसमें अंडे के छिलके, जो कि मृत्यु पर के बाद इनकी जो है प्रकाशित हुई थी, और सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बीज जैसे नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो साथियों,
आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको लाभान्वित करेगी। तो साथियों यहीं पे लेते हैं आज की पाठचर्या में विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों। आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज हम इस पाठचर्या में शामिल कर रहे हैं कहानीकार यशपाल जी के प्रमुख कहानियों और उनकी प्रमुख रचनाओं पर आधारित यह पाठचर्या होने वाली है। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, और पाठचर्या में हम देखेंगे यशपाल की कुछ प्रमुख कहानी संग्रहों पर चर्चा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यशपाल हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युग के साहित्यकार तथा कथाकार हैं और इनको 1970 ईस्वी में पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को हुआ था और 26 दिसंबर 1976 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। 26 दिसंबर 1976। यशपाल एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनको 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1969 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद इतना ही नहीं, यह 1970 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से भी पद्म पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हुए। तो वहीं 1971 ईस्वी में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। साथियों, एक ऐसे रचनाकार जिन्होंने पुरस्कारों की लड़ी लगा दी, 1976 ईस्वी में इस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो इन्होंने उपन्यास, कहानी,
व्यंग सभी विधाओं पर रचनाएं की हैं। अगर इनके व्यंग संग्रह की बात की जाए, व्यंग संग्रह की, तो उसमें चक्कर क्लब, चक्कर क्लब और कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, ये दो काफी चर्चित व्यंग संग्रह हैं। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास विधा पर भी काम किया है। उपन्यास में भी काफी चर्चित उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यासों की अगर बात की जाए तो दादा कामरेड, 1941 ईस्वी का यह उपन्यास है। दादा कामरेड के बाद देशद्रोही, देशद्रोही, यह 1943 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। दिव्या 1945 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। दिव्या 1945 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। पार्टी कामरेड, पार्टी कामरेड, यह उपन्यास 1946 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है। 1946 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है। और सबसे चर्चित इनका उपन्यास झूठा सच, झूठा सच, यह उपन्यास दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग इसका 1958 ईस्वी में, जबकि दूसरा भाग 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। साथियों, आगे देखते हैं। और अगला इनका उपन्यास है अप्सरा। यह भी काफी चर्चित उपन्यास है। अप्सरा, अप्सरा उपन्यास 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। यह भी काफी चर्चित उपन्यास रहा है इनका। और क्यों फंसे, क्यों फंसे 1968 ईस्वी का उपन्यास है। 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं हम लोग तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात, यह उपन्यास 1974 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और यह भी काफी चर्चित उपन्यास रहा है। तो यह तो कुछ उनके उपन्यास हो गए। अब साथियों, हम लोग चर्चा करने वाले हैं यशपाल की कहानियों पर। तो इनके कहानी संग्रहों पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कहानी संग्रह, इनके द्वारा लिखा गया जो कहानी संग्रह है उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कहानी संग्रह इनका पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह इनका पहला कहानी संग्रह है, जो 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1939 ईस्वी में प्रकाशित यह कहानी संग्रह 20 कहानियों का एक संग्रह है। इसमें 20 कहानियां हैं, जिसमें मंकरील, पहाड़ की स्मृति, पीर का मजार, भावुक, मृत्युंजय, महज, कर्मफल, दर्पण, दुख जैसी कहानियां संकलित हैं। साथियों, इसी क्रम में देखते हैं अगला कहानी संग्रह इनका। और अगला कहानी संग्रह इनका है वो दिन।
यह कहानी संग्रह इनका 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी संग्रह इनका 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 12 कहानियां हैं। 12 कहानियां हैं और जिसमें बड़ी चर्चित कहानी है सन्यासी, बड़े दिन का उपहार, कुत्ते की पूंछ, गुड़बाई, दर्दे दिल और नई दुनिया तथा वो दुनिया, कुछ इसकी प्रमुख कहानियां हैं इस कहानी संग्रह की। अगला कहानी संग्रह इनका लेते हैं और अगला कहानी संग्रह इनका है तर्क का तूफान। तर्क का तूफान। तर्क का तूफान 1943 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है और इसमें 16 कहानियां हैं। 16 कहानियां इसमें प्रकाशित हैं जिसमें निर्वासिता, उतरा नशा, डायन, भाषा और पर्दा जैसी चर्चित कहानियां संकलित हैं। आइए देखते हैं अगला इनका कहानी संग्रह। अगला कहानी संग्रह है इनका ज्ञानदान। ज्ञानदान कहानी संग्रह 1943 ईस्वी का कहानी संग्रह है प्रकाशित। 1943 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। इसमें 13 कहानियां हैं। 13 कहानियां इसमें हैं जिसमें बदनाम, ज्ञानदान, एक राज, कुछ समझ न सका, दुख का अधिकार जैसी कहानियां सम्मिलित हैं। साथियों देखते हैं अगला कहानी संग्रह और अगला कहानी संग्रह इनका है अभिशप्त। अभिशप्त। अभिशप्त कहानी संग्रह 1944 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह में 16 कहानियां हैं। जिसमें नमक हलाल, छलिया नारी, धर्मदास, काला आदमी, रोटी का मोल, पुलिस की दफा, दुनिया की होली जैसी कहानियां संकलित हैं। अगला कहानी संग्रह इनका देखते हैं। अगला कहानी संग्रह है इनका भस्मामृत चिंगारी। भस्मामृत चिंगारी 1946 ईस्वी का यह प्रकाशित कहानी संग्रह है जिसमें 15 कहानियां संकलित हैं और गवाही, गुलाम की वीरता, भस्मावृत चिंगारी, इस टोपी को सलाम, सत्य का मूल, सआदत, साग, पहाड़ का छल और घोड़े की हाय जैसी कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। आइए देखते हैं अगला कहानी संग्रह इनका और अगला कहानी संग्रह इनका है फूलों का कुर्ता। साथियों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक तो आप कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे हमारा मनोबल बनेगा और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहेंगे। तो फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी। फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी की का प्रकाशित कहानी संग्रह है जिसमें 8 कहानियां हैं। इस कहानी संग्रह में 8 कहानियां सम्मिलित हैं और जिसमें खुदा की मदद, भवानी माता की जय, आतिथ्य, धर्म रक्षा, जिम्मेदारी और शिव पार्वती जी जैसी कहानियां संकलित हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे और लेते हैं इनका अगला कहानी संग्रह। अगला कहानी संग्रह इनका है धर्म युद्ध।
धर्मयुद्ध कहानी संग्रह 1950 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है और इसमें 10 कहानियां संकलित हैं, जिसमें जनगणमन अधिनायक 420, आत्मिक प्रेम, मंगला, डॉक्टर, बड़ी ही चर्चित कहानी है, कई बार पूछी गई कहानी है डॉक्टर, और मनु की लगाम, धर्मयुद्ध, विश्वास की बात जैसी कहानियां संकलित हैं। अगला कहानी संग्रह लेते हैं। अगला कहानी संग्रह है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कहानी संग्रह 1951 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह में जीत की हार, बड़ी चर्चित कहानी है। देखिए, हार की जीत सुदर्शन की कहानी है, जबकि जीत की हार यशपाल की कहानी है। और कुल मर्यादा, उत्तराधिकारी, अमर और चंदन महाशय, अंग्रेज का घुंघरू और अगर हो जाता जैसी कहानियां इसमें संकलित हैं। अगला कहानी संग्रह लेते हैं। अगला कहानी संग्रह साथियों है चित्र का शीर्षक। चित्र का शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई है। यह कहानी संग्रह 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन काल रहा है और इसमें चित्र का शीर्षक आदमी या पैसा, प्रधानमंत्री से भेंट, मार का मोल, एक सिगरेट, फूल की चोरी, अस्थाई नशा, पांव तले की डाल, साधु और चोर, ऐसी सुराज के लिए जैसी कहानियां संकलित हैं। अगली कहानी देखते हैं हम लोग। अगला कहानी संग्रह है तुमने कहा था मैं सुंदर हूं। तुमने कहा था मैं सुंदर हूं। यह कहानी संग्रह 1954 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह में 13 कहानियां संकलित हैं। 13 कहानियां संकलित हैं। अगला, उत्तमी की मां। उत्तमी की मां 1955 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। उत्तमी की मां 1955 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है और इसमें नमक हराम, पवित्रता, क्षमा करें, पवित्रता नहीं, पतिव्रता है, करवा का व्रत, नकली माल, पाप का निचोड़ जैसी 11 कहानियां संकलित हैं। और देखते हैं आगे, और अगला कहानी संग्रह देखते हैं हम लोग। अगला कहानी संग्रह है ओ भैरवी। ओ भैरवी कहानी संग्रह जो है यह 1958 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। 1958 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है और इसमें कुल 12 कहानियां संकलित हैं, जिसमें महाराजा का इलाज, ओ भैरवी, वर्दी, नकारा, सामंती कृपा, आत्माभियोग, करुणा, भगवान के पिता के दर्शन, न कहने की बात, भगवान का खेल जैसी कहानियां इसमें सम्मिलित हैं। आइए साथियों, पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कहानी संग्रह। अगला कहानी संग्रह है इनके द्वारा लिखा गया, बड़ा चर्चित कहानी संग्रह यह भी है, सच बोलने की भूल। सच बोलने की भूल। सच बोलने की भूल कहानी संग्रह
1962 ईस्वी का कहानी संग्रह है, 1962 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। और इसमें 12 कहानियां संकलित हैं, जिनमें लखनऊ वाले, फलित जोशी, सच बोलने की भूल, एक हाथ की उंगलियां, आत्मज्ञान, अपमान की लज्जा, होली का मजाक और खुदा का खौफ जैसी कहानियां संकलित। आइए साथियों देखते हैं अगला कहानी संग्रह। और अगला कहानी संग्रह है अगला कहानी संग्रह है खच्चर और आदमी। खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है, जिसमें 9 कहानियां संकलित हैं। प्रमुख कहानियों में खच्चर और आदमी, अश्लील, उपदेश, चोरी चोरी, वैष्णवी, मक्खी या मकड़ी जैसी कहानियां संकलित हैं। अगला देखते हैं साथियों। अगला कहानी संग्रह इनका है भूख के 3 दिन। भूख के 3 दिन। भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। और इस कहानी संग्रह में 11 कहानियां संकलित हैं, जिसमें आशीर्वाद, मार्डन, भूख के 3 दिन, दीनता का प्रायश्चित, सीख, दाग ही दाग जैसी कहानियां संकलित। और पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कहानी संग्रह इनका। अगला कहानी संग्रह इनका है अगला कहानी संग्रह है लैंप रोड। यह कहानी संग्रह 1979 ईस्वी में इनके जो है देहावसान प्रकाशित होने वाला प्रकाशित कहानी संग्रह है। 1979 ईस्वी में जो है इनके मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होने वाला कहानी संग्रह। तो इस बात को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके यशपाल का कौन सा कहानी संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। तो इसमें 6 कहानियां संकलित हैं। लैंप रोड, सच्ची पूजा, कौन जाने, बिना रोमांच, नैतिक बल, अपना अपना, एतकाद। तो यह जो है बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आप याद रख सकते हैं। इनका पहला कहानी संग्रह जो था वह पिंजरे की उड़ान था। और 1941 ईस्वी में पिंजरे की उड़ान प्रकाशित हुआ था। पिंजरे की उड़ान। और आप अगर जीवित देखें तो जीवित रहते हुए 1968 ईस्वी में इनका आखिरी कहानी संग्रह भूख के 3 दिन प्रकाशित हुआ था। भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी में, जबकि 1979 ईस्वी में लैंप रोड इनके मृत्यु के पश्चात इनका आखिरी कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, लैंप रोड। तो साथियों आज की हमारी पाठचर्या आधारित थी यशपाल जी पर। प्रमुख कहानीकार यशपाल के संदर्भ में उनकी प्रमुख कहानियों पर हम लोगों ने चर्चा की, और इसके अलावा कुछ उपन्यास और थोड़ा सा उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लेने का प्रयास किया। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको लाभान्वित करेगी। और आपने अगर मुझे अच्छी तरह से फॉलो किया, लाइक और सपोर्ट किया और मेरा मनोबल आप बढ़ाते रहे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसी ही पाठचर्या मैं आपके लिए लेकर के प्रतिदिन आता रहूंगा और आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। तो साथियों इसी पाठचर्या में यहीं पर हम लोग लेना चाहेंगे विराम। फिर मिलेंगे आपसे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।